किसी ने कहा 22 लाख रुपए का इनाम दे देंगे गर्दन काटने का। अबे सब्जी बना रखा है क्या? आज उत्तर प्रदेश में एक ओवैसी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों ओवैसी है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कोई कहता है मुंडी काट लेंगे, किसी ने कहा कि हमारे लीडर को बकरा कहा किसी ने। हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम क्या हो भाई? हम तो नहीं कहेंगे तुम कुत्ता हो, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। जब जब इस देश की गैर सियासी तंजीमों ने ये आवाज उठाई मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पिछड़ा है, तब तब इस देश की सरकारों ने कमेटियों का गठन किया। तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन उस रिपोर्ट को उठा करके इस देश की सरकारों ने कचरे के डब्बे में डाल दिया, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज मुसलमान अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसका लिटरेसी रेट डाउन है, अगर आज मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, अगर आज मुसलमान जेल की सलाखों में ज्यादा है, देश के अंदर हमारी आबादी 14% और जेल की सलाखों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आबादी 27% है, इसका जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे अगर कोई है तो यकीनन वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जमहूरी मुल्क में हमें इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए या अपने हुकूक को पाने के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता है जमहूरियत में सियासत के अलावा, तो आप मुझे बताइए, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश की यानी जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है, जिसको हमारे बड़ों ने कहा था कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ है, और हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं? क्या हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल हैं? क्या हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज है? क्या कोई भी ऐसी सुविधा हमारे इलाकों में मौजूद है जो आम तौर से आप देखते होंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाके में मौजूद है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी को आपने 4 बार मौका दिया उत्तर प्रदेश में। कितनी बार? 4 बार। 7% यादव उत्तर प्रदेश में। आपने कभी ये नहीं देखा, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए आपने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। आपने मुलायम सिंह को 3 मर्तबा, उनके बेटे अखिलेश यादव को 1 मर्तबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? क्या आप के इलाकों में अच्छे स्कूल खुले? क्या मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आपके हालात जैसे के तैसे रह गए। जब आप समाजवादी से नाराज हुए, आपने बहुजन समाज को वोट दिया। 5 साल हुकूमत बहुजन समाज की रही, फिर आप बहुजन समाज से नाराज हुए, समाजवादी को वोट दिया। 7% यादव, 20% मुसलमानों के वोट को लेकर के 4 बार हुकूमत बनाया। और मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है,
और यादव ने सियासत में अपना हिस्सा लिया। आज कौन सा ऐसा थाना है जहां यादव का बेटा दरोगा नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जहां यादव का बेटा एसएसपी, एसपी, डीएम नहीं बना, एसडीएम नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, लेखपाल नहीं बना, कानून को नहीं बना? आपका बेटा क्या बना? आपको क्या मिला? आपके हिस्से में दरी और कुर्सी आई। तुम्हारा काम यही है। जब जब हमने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों ने कहा अब क्या चाहिए? बीजेपी को तो हरा दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। बीजेपी की हार में, समाजवादी की जीत में हम अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश करते हैं। याद रखो कि हमसे ज्यादा जुल्म इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर दलित समाज पर हुआ, जबकि 130 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एससी एसटी समाज से ताल्लुक रखने वाला बैठता है। आजादी के बाद से वो सीटें रिजर्व है। वो दलित समाज का बेटा होता है, बावजूद उसके जिस समाज का 130 एमपी हो, उस समाज को क्या जरूरत पड़ गई बहुजन समाज पार्टी बनाने की? क्यों? क्योंकि हमेशा एमपी और एमएलए ऐवानों में नहीं बोलता, बल्कि पार्टियां बोलती हैं। आपने देखा जब पहली मर्तबा ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, वहां मौलाना असराउल हक कासमी साहब जो किशनगंज से जीत कर आते हैं, अब इंतकाल कर गए, रहलत फरमा गए। वो पार्लियामेंट के अंदर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और कहा कि मेरी शरीयत को शहीद किया जा रहा था, ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया, मैं बोलना चाहता था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक आलिम शरीयत को जब शहीद किया जाए, वो जितना तकलीफ महसूस करेगा, हम जाहिल उतना महसूस नहीं कर सकते। 2 महीने के अंदर मौलाना को हार्ट अटैक हुआ और मौलाना इस दुनिया से चले गए। आप बताइए मुझे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस के एमपी होते तो उसी पार्लियामेंट में आपको भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन मेरे कायद अपनी पार्टी के कौमी सदर हैं, जहां पर मुसलमानों के मसाइल पर बोलने की आजादी है, जहां रोका नहीं जाता किसी को। मेरे कायद ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के ट्रिपल तलाक पर जो बिल लाया गया था, उस बिल की मुखालिफत में अकेले, जबकि 23 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान थे उस वक्त, बावजूद उसके अकेले मेरे कायद उस पार्लियामेंट में खड़े होकर के वक्त के फिरौन, वक्त के नमरूद से मुकाबला कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे थे, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब आप क्या समझ रहे हैं? आप तो दलित से बदतर हो गए, आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, आपके बच्चों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया, आपकी दाढ़ी से परेशानी, आपकी टोपी से परेशानी, आपकी मदारिस से परेशानी, आपकी मसाजिद से परेशानी। अब क्या बचा? इन चीजों की दिफा आप कैसे कर सकते हैं? कोई अगर दूसरा रास्ता है तो आप मुझे बताइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, वो सियासत का रास्ता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं लोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस समाज का अपना सियासी परचम नहीं, जिस समाज का अपना सियासी लीडर नहीं, वो समाज इस देश के अंदर यतीमी की जिंदगी गुजारता है। जब कोई चाहता है हमारे घरों में घुस जाता है, झूठे मुकदमे लगा करके हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता। बताइए मुझे, 2002 गुजरात के दंगे की बात होती है, यकीनन
2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन एक और दंगे की बात नहीं होती। 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हुए। 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उस दंगे की बात भी तो होनी चाहिए। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उनके मकानों को जला दिया गया। कमीशन का गठन हुआ। कमीशन ने रिपोर्ट पेश की और कहा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने ये दंगे करवाए हैं और लोगों का कत्लेआम हुआ। हुकूमत किसकी थी? गुजरात के अंदर भी, सूबे के अंदर कांग्रेस की और सेंट्रल में भी कांग्रेस की हुकूमत। आरएसएस बड़ा हुआ, मोटा हुआ, दूध पिया किसके दौरे हुकूमत में? क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई आरएसएस पर? आरएसएस की मां कौन है? कांग्रेस है। अब आरएसएस का बेटा बड़ा हो गया तो आरएसएस ने अपनी बुढ़ी मां को छोड़ दिया, अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही ना, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। इस देश के अंदर अगर कोई सेकुलर है तो इस देश का मुसलमान सेकुलर है, और बाकी मैं किसी को सेकुलर नहीं मानता। इस देश के अंदर अगर कोई लीडर है जो संविधान की बात करता है तो वो एक लीडर है, जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब मान्यवर काशीराम जी के बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ है जो फासिस्ट ताकतों की आंखों में खटकता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, 2002, 1969 और 2013 में क्या हुआ था? 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था। 50,000 मुसलमान अपने घर से बाहर कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारा। दिसंबर और जनवरी के महीने में कोई पूछने नहीं गया। और उस वक्त सैफई के अंदर सैफई महोत्सव चल रहा था। 250 लोगों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया। सैफई में नंगा डांस हो रहा था। मुंबई से फिल्म स्टार को बुला करके आधे कपड़े में बैठ करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर चपरासी वहां बैठ करके नंगा डांस देख रहे थे। लेकिन उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। बावजूद उसके यही मेरे कायद हैं जो जाकर के कैंपों में पैसे भी दे करके आए। एक बार नहीं 2 बार गए थे। ये कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ थी जो मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से लेकर के मुजफ्फरनगर गई। लेकिन हमारे यहाँ के 45 मुस्लिम एमएलए समाजवादी के, 18 मुस्लिम एमएलए बहुजन समाज के, कोई मुजफ्फरनगर नहीं गया। यहाँ मुजफ्फरनगर के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। हमसे हमारे आजमगढ़ जिले के एक एमएलए हैं आलम बदी साहब, उन्होंने मुझसे कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम एक जलसा करवाना चाहते थे। शुरुआती दौर में 2014 में जलसे की परमिशन नहीं मिली। हम उनके पास गए, हमने कहा कि आप बात कर लीजिए। आलम बदी साहब कभी मुस्लिम मजलिस में हुआ करते थे। हमने कहा हो सकता है मिल्लत का दर्द हो, मले मैं नहीं बात करूंगा, मैं मुलायम सिंह से बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्यों नाराज है? उन्होंने कहा इतना बड़ा सान्या मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ
मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुसलमान मिनिस्टर, एमएलए, एमपी को बुला करके कहा कोई मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। शौकत साहब ये बताइए कि अगर मेरे मुसलमानों का खून बह रहा है, मजलूम मेरी बहनें आवाज दे रही हैं, लेकिन मेरी पार्टी मुझे मना कर रही है मुजफ्फरनगर मत जाओ, आप बताइए मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो आप अंदाजा कर लीजिए, ये समाजवादी से जीत करके जाने वाले चपरासी ये गूंगे हैं, बहरे हैं, इनकी जो ज़बानें हैं उसमें ताले लगे हुए हैं समाजवादी बीएसपी के। अगर मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी होगी, हम इस प्रदेश में अगर आए हैं तो अपनी नफ्स के लिए नहीं आए हैं। इस प्रदेश में अगर मजलिस आई है तो नाइंसाफी के खिलाफ आई है। अगर इन सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की जरूरत ना पड़ती। अगर आज 2012 का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने उसको अपने मैनिफेस्टो में डाला, अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और कहा कि हमारी सरकार आएगी पूर्ण बहुमत की तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। 222 जीत करके आए, आपको रिजर्वेशन मिला? कितना % रिजर्वेशन मिला? चलो ठीक है, इन्होंने नहीं दिया, मुझे इनसे तकलीफ नहीं मिलावटखोरों से, लेकिन मुझे तकलीफ उनसे है जो हमारे भाई थे, जिन्होंने हमसे वादा किया था 45 मुसलमान एमएलए क्यों नहीं जाकर के मुलायम सिंह से कहे नेताजी हमने मुसलमानों से वादा किया था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के समाजवादी पार्टी को वोट डाला। नेताजी मुसलमानों के रिजर्वेशन पे क्या विधानसभा के अंदर बात नहीं होगी? लेकिन नहीं हुआ। आप बताइए मुझे, इसी समाजवादी पार्टी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद, हाफिज खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, हकीम तारिक कासिमी को आजमगढ़ सरायमीर के आलमी इज्तिमा से उठाया गया, 12 बंकी दिखाया गया, निमेश कमीशन का गठन हुआ, निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की समाजवादी पार्टी को, और अपनी रिपोर्ट में कहा कि हकीम तारिक खालिद मुजाहिद बेगुनाह है, जिन पुलिस अधिकारियों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पटल पे नहीं रखा गया, खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया और हकीम तारिक को आज भी जेल के पीछे रखा गया। समाजवादी की हुकूमत में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में इनके मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम के कॉलेज स्कूल खोले जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बड़े शर्म की बात है, 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट का एक भी इंटर कॉलेज नहीं उर्दू का। आप बताइए मुझे, एक भी उर्दू का इंटर कॉलेज नहीं, एक भी वादा नहीं। हमसे कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार आएगी, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए ट्यूशन के सेंटर खोले जाएंगे, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां मुस्लिम बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाएगी। कितने खोले गए? कहा गया हमसे मुस्लिम इलाकों में अलग से कैंप लगा करके मुस्लिम बच्चों की पुलिस में और पीएससी में भर्ती कराई जाएगी। कितनी भर्ती हुई है? जेल की सलाखों में हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
अगर आप ये समझ रहे हैं समाजवादी या बीएसपी को वोट डाल करके आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपने बहुत आजमाया। मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है। अगर वो बार बार डसा जाता है तो फिर उसके मोमिन होने में शक है। हम बार बार डसे जा रहे हैं, फिर भी आज बात हो रही है बीजेपी को हराना है। अरे हम बीजेपी मोदी योगी से नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाले लोग हैं। लेकिन आज मुसलमान 832 साल हुकूमत करने वाला मुसलमान, घोड़ों की पीठ पर बैठ करके तलवार को अपने हाथों में लेकर के इलाकों को फतेह करने वाला मुसलमान, आज तलवार की जरूरत नहीं है, आज बुलेट की जरूरत नहीं है, आज अपनी उंगली को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। आपको इलाके को फतेह कर लेंगे। लेकिन आज अगर मगर लेकिन जाटव समाज अगर मगर लेकिन नहीं करता, वो कभी नहीं कहता कि यहाँ वो डाल देंगे। आजकल लोग कहते हैं बैरिस्टर साहब बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या है, बोले बीजेपी को रोकना है। अरे ये आपकी जिम्मेदारी है। 7% यादव 2% बीजेपी के साथ जाता है, मोदी को वोट डालता है, कहता है कि केंद्र में मोदी और यहाँ पे भैया। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, कभी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है, तो कभी सेकुलरिज्म के नारे, तो कभी यादव मुस्लिम भाई भाई की बात करने लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कब्रिस्तानों पे कब्जा करने वाला कौन लोग है? अब बताओ मुझे, किसने किया है? क्या यादवों ने कब्रिस्तानों पे कब्जे नहीं कर रखे हैं? रिकॉर्ड है मेरे पास, 400 कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड हैं जहां पर यादव समाज के लोगों ने उस कब्रिस्तान पे कब्जे कर रखे हैं और समाजवादी की हुकूमत में कब्जा किया। आप बताइए मुझे। आज लोग कहते हैं मुआई, हमारे लीडर ने कहा A to Z आइए सबको हिस्सेदारी मिलेगी। इसीलिए हमारे सम्मेलन का नाम ब्राह्मण सम्मेलन, यादव सम्मेलन, काश्य सम्मेलन नहीं है। हमारे सम्मेलन का नाम शोषित वंचित समाज सम्मेलन है।